दोस्तों, जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो हमको हमेशा वो चीज़ टफ ही लगती है। हमेशा हमको ये बोला जाता है इंग्लिश पे जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी रीडिंग करोगे, उतनी ही इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग होगी। अगर हम बैंकिंग में एसबीआई या आईबीपीएस की बात करें, तो इंग्लिश टफ हमारे लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए ही होती है। हम चाहे किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर लें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ पे नहीं आते हैं और इवन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। जब ऑप्शंस को देखते हैं तो हमें समझ भी नहीं आता ऑप्शंस को सही तरीके से अटेम्प्ट कैसे करें और एलिमिनेशन कैसे करें। आज की ये क्लास बहुत ही खास होने वाली है और ये क्लास तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। इस चीज का मैं चैलेंज दे सकता हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज मैं तुम्हें एक एडवांस टेक्निक बताने वाला हूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए। और तुमने देख लिया होगा, यही वीडियो तो चाहिए थी। तुम भी इस क्लास के बाद यही बोलोगे, सर यही वीडियो तो चाहिए थी। अब मेन बात ये आती है, जब भी हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं तो वहां पे कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है जिसको हम देख के या जिसकी हम प्रैक्टिस करके और बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इजीली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर तुम सब रेडी हो तो अब इस धमाकेदार सेशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक एक चीज ध्यान से सुनना और अपने साथ कॉपी पेन लेके नोट कर लो, क्योंकि जब तुम कोई भी चीज देखते हो और नोट नहीं करोगे, जब तक अप्लाई नहीं करोगे, तो कोई फायदा इस क्लास को होने नहीं वाला। और अभी तक की लेजेंडरी क्लास है, तो ध्यान से एक एक चीज देखना। इस पूरी क्लास में मैं तुम्हें एडवांस टेक्निक बताऊंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की, और मैंने पूरी रिसर्च की है इस क्लास के पीछे। कम से कम मैंने 3-4 दिनों की बहुत ही डीप रिसर्च की है, अपने 5 साल के एक्सपीरियंस को इसमें डाला है और तुम्हारे लिए 6 स्ट्रेटेजीज में लेके आ गया हूं कि कैसे तुम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। चाहे तुम ग्रेड बी आरबीआई की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे तुम जीमैट किसी भी चीज की, अगर वहां पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा धमाकेदार है। अब वो कौन 6 लेजेंडरी स्ट्रेटेजीज हैं जिनसे तुम बहुत ही इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, उसको पहले सीखने से पहले हम जानते हैं कितने टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे आरसी में पूछे जाते हैं। तो 3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे आरसी में पूछे जाते हैं। एक एक चीज को ध्यान से सुनना, क्योंकि जब हमको क्वेश्चंस कितने टाइप के पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीजें पता चलेगी। अरे भाई, तभी तो उसका आंसर दे पाएंगे, तभी तो हम सीखेंगे कि ऑप्शन को कैसे किया जाता है। ओके, पहला टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होते हैं जनरल क्वेश्चंस। ये बहुत ही सामान्य क्वेश्चंस होते हैं, जनरल क्वेश्चंस होते हैं, और ये तुम्हारे पैसेज से तुमको पूछे जाते हैं। मैं तुम्हें भी एग्जांपल भी दिखाऊंगा ये कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे तुमको पूछा होगा मेन आइडिया क्या है पैसेज का, जनरल सामान्य क्वेश्चन है। तुमको पूछा होगा समरी क्या है मेन पैसेज की, या तुमसे पूछा होगा टोन क्या है ऑथर की या पैसेज की। तो ये जनरल क्वेश्चंस है, सामान्य क्वेश्चन है। मतलब तुमने एक बार पैसेज को पढ़ा और उसके बाद तुमने क्वेश्चन में डायरेक्ट उसका आंसर कर दिया। इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए तुम्हें फिर से पैसेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुमने एक बार पैसेज को पढ़ लिया और उसके बाद तुम इसका आंसर जनरली दे देते हो। ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट आंसर इनका तुम दे देते हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है मेन आइडिया क्या है। जैसे मान लो अगर हमने रिवर्स के बारे में बात की इंडिया के, तो मेन आइडिया है रिवर्स के बारे में। समरी क्या है, हमने बोला क्लीन रखना है। टोन क्या है, टोन हमने क्रिटिकल बोली है। इस टाइप के हमको नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ये कुछ पर्टिकुलर डेफिनेट क्वेश्चंस होते हैं जो तुमसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूछे जाते हैं। तुम बोलोगे सर ये कैसे? ये थोड़े से एक लेवल अप होते हैं। जैसे तुमसे पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ऑथर क्या कहना चाहता है। अब तुम्हें इसके लिए पैराग्राफ में फिर से वापस लौट के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो स्पेसिफिक लाइन में तुम्हें जाना पड़ेगा कि ऑथर ने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्या कहा था, उस लाइन में जाना पड़ेगा। इससे पहले जो जनरल क्वेश्चंस थे उनमें तुम्हें पहले डायरेक्ट पैसेज पे नहीं जाना था। अगर तुम्हें जनरल क्वेश्चन के लिए भी पैसेज में जाना पड़ रहा है, इसका मतलब तुमने रीडिंग गलत तरीके से की, अच्छे से नहीं पढ़ी। तो जो जनरल क्वेश्चन होते हैं उसको तो तुम क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे देते हो, दोबारा नहीं जाना पड़ता। लेकिन जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक डिमांड कर रहे हैं, तो उस पर तुम्हें फिर से अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में उस पैसेज में जाना होता है और तब जाके पढ़ के इनका आंसर देना होता है। जैसे तुमको पूछा है कि इस पर्टिकुलर वर्ड में क्या मीनिंग है, तो तुम्हें इस पर्टिकुलर वर्ड में जाना पड़ेगा और उसके बाद इसका आंसर देना पड़ेगा। ये एक लेवल हल्का सा अप होते हैं, इजी होते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। बस तुम्हें वहां पे जाना है और वहां पे पर्टिकुलरली क्या पूछा है उसका आंसर देना है। अब लास्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब तुम्हें इंटरप्रिटेशन निकालनी होती है। इन्हीं को इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन बोलते हैं। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे आरसी में।
इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे स्पेसिफिक और जनरल, वो दोनों तो इजी थे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनसे तुम्हें खुद से इंटरप्रिटेशन निकालनी होती है, खुद से मतलब निकालना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो ऑथर का आर्ग्यूमेंट था, जो ऑथर ने तर्क दिए, उस तर्क को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। या हो सकता है वो तुमको ऐसे बोले कि ऑथर में जो तर्क दिए हैं उनमें से ऐसे कौन सा ऑप्शन है जो इस तर्क को कमजोर कर रहा है। अब तुम्हें इसके लिए जब तुम पढ़ोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, तो उसका तुम्हें मेन आइडिया या मेन थीम को समझना पड़ेगा कि ऑथर किसके बारे में कह रहा है, क्या इसका मेन थीम है, क्या इसका सेंट्रल आइडिया है। और जब उसको तुम समझ लोगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर तुम्हें ऑप्शंस को देख के इसका आंसर देना पड़ेगा। तो इन 3 टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे आरसी में पूछता है। कौन कौन से? जनरल, स्पेसिफिक और इंटरप्रिटेशन। तीनों को कैसे अटेम्प्ट करना है मैंने तुम्हें यह भी बता दिया है। स्पेसिफिक के लिए डायरेक्ट तुम आंसर को दे दो, जो स्पेसिफिक होता है उसमें तुम जाओ उस स्पेसिफिक पॉइंट पे जहां पे वो क्वेश्चन पूछा गया था और उसको देख के कंफर्म कर लो। और इंटरप्रिटेशन में तुम मेन आइडिया को समझो, पैसेज में क्या बात कही जा रही है, फिर ऑप्शन की मदद से तुम उसको सॉल्व कर दो तुरंत कि कौन से ऑप्शन वीक कर रहा है और कौन सा ऑप्शन स्ट्रेंथन कर रहा है आर्ग्यूमेंट को। अब अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ पे आ चुके हैं तो अब उन 6 लेजेंडरी स्ट्रेटेजीज के ऊपर चढ़ते हैं जिनसे तुम आरसी के आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ध्यान से पहली बात मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूं। तुम बोलोगे सर क्या? हमारा ऑप्शन हमेशा होता है, हमारा जो फोकस होता है कि कौन सा सही आंसर है उसको टिक करने में, जबकि ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। जब भी तुम्हारे पास पैराग्राफ आते हैं या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, उसके तुम्हारे पास 4 या 5 ऑप्शन देंगे, तो उसमें जो सही ऑप्शन है उस पर तुम्हारा फोकस नहीं होना चाहिए। तुम्हारा फोकस होना चाहिए एलिमिनेशन में, जो गलत ऑप्शन है उनको कैंसिल करने में। क्योंकि जो गलत ऑप्शन होंगे जब तुम उनको कैंसिल करोगे तो जो लास्ट बचेगा वही तुम्हारा सही आंसर होगा। तो हमारा फोकस सही आंसर पे ना होके रेदर देन हमारा फोकस होना चाहिए जो गलत ऑप्शन है उनको कैसे एलिमिनेट करें, उन्हें कैसे फाइंड करें कि ये ऑप्शन गलत है। तो उन्हीं के लिए जो पहली स्ट्रेटेजी है गलत ऑप्शंस को फाइंड करने की, वो ये है अवॉइड एक्सट्रीम वर्ड्स। हमेशा जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं उनको हम अवॉइड करते हैं। किसी भी ऑप्शन में अगर एक्सट्रीम वर्ड आ गए तो उस ऑप्शन को हम हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तुम बोलोगे सर वो कैसे? सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा कुछ एग्जाम्पल देता हूं उन वर्ड्स के जो एक्सट्रीम होते हैं और बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं, तो एक एक चीज को नोट करते रहो अपनी नोटबुक में। जैसे इंक्लूसिविटी मतलब होता है जब कोई चीज को हम इंक्लूड करते हैं, जब किसी चीज को इंक्लूड करते हैं। अब मान लो पैराग्राफ में बोला है कि बहुत सारे बच्चे पास हो गए, पैराग्राफ में बोला है बहुत सारे बच्चे पास हो गए, लेकिन एक ऑप्शन में तुम्हें दिया है कि सब बच्चे पास हो गए, उसने सबको ही ले लिया। अरे पैसेज में तो ये बोला था कि मतलब बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं, लेकिन ये नहीं बोला सब पास हो गए। तो अगर तुम्हें ऑप्शन में ऐसे दिख जाए ऑल, एवरी, ऑलवेज, एवरीवन, एंटायरली, सबको, सुनली, अकेला, सबको जोड़ दिया उसने कंप्लीटली, और पैसेज में ऐसा कहीं नहीं कहा है कि सब है, तो ये ऑप्शन तुम्हारे सारे कैंसिल हो जाएंगे। फिर आता है स्टेट को चेंज करना। जैसे मान लो पैसेज में तुम्हें बोला है कि एक राम है और राम की स्टेट या अवस्था बहुत ही गरीब है और बहुत ही डिफिकल्ट है उसके लिए अमीर बनना या उस अवस्था से निकलना। डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं बोला, लेकिन ऑप्शन में दे दिया इम्पॉसिबल है या वो हमेशा ही गरीब रहेगा। तो तुमने तो अपनी मर्जी से ऑप्शन डाल दिया, तुमने तो एक्सट्रीम सिचुएशन को बना दिया। हमने बोला था डिफिकल्ट है उसका अमीर बनना, लेकिन तुमने बोला नहीं नहीं इम्पॉसिबल है, हमेशा ही गरीब रहेगा, अपनी मर्जी से डाल दिया। जैसे अब एक्सक्लूसिविटी जब तुम्हें हटाना होता है, अब हमने बोला कि कुछ बच्चे आज स्कूल नहीं आए, कुछ बच्चे, और ऑप्शन में लिखा है कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, तो ये तो गलत हो गया। तो अपनी मर्जी से तुम एक्सट्रीम सिचुएशन में नहीं जाओगे, जो पैसेज में बोला होगा उसी में टिक करोगे। ऐसे नहीं कि उसने बोला कुछ बच्चे नहीं आए तो तुमने बोला सभी नहीं आए, उसने बोला कुछ बच्चे पास हो गए तो तुमने बोला सभी बच्चे पास हो गए, उसने कहा डिफिकल्ट है कोई चीज, तुमने कहा इंपॉसिबल ही है, तो तुम एक्सट्रीम में ले जा रहे हो सिचुएशन को। तो ऐसे ऑप्शंस तुम्हारे गलत हो जाते हैं। कहीं पे देखो अब ऑब्लिगेशन, कहीं पे तुम्हें करना ही करना है काम, नेसेसिटी है, ऐसे ऑप्शन भी आते हैं। जैसे तुम्हें बोला है कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए और ऑप्शन में लिखा है तुम्हें करनी ही पड़ेगी, मतलब उसने बोल दिया कि करनी ही पड़ेगी, टाल नहीं सकते, अटल है, करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा तो कहीं नहीं बोला था, हमने तो एडवाइस दी थी कि करनी चाहिए, ये नहीं बोला था कि करनी ही पड़ेगी। देखो एक्सट्रीम में तुम ले गए, एक्सट्रीम में हमने कहा जैसे कि मैंने राम को कहा कि बाजार जाना, और ऑप्शन लिख दिया राम को मैंने बोला था कि बाजार जाना ही जाना है, एक्सट्रीम में हो गया काम। अच्छा, अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी होता है। जैसे मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, पैसेज में लिखा है राम एक अच्छा लड़का है,
और तुमने ऑप्शन में बोल दिया राम बेस्ट है, पैसेज पे बोला राम बुरा है, और तुमने ऑप्शन में बोल दिया सबसे बुरा है, सबसे मोस्ट है, लीस्ट है। ऐसे टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ये एक्सट्रीम में ले जाते हैं उस ऑप्शन को, और उस ऑप्शन को कैंसिल कर देते हैं। फिर जैसे तुमने कहा कि मेरे इस बार चांसेस बहुत ज्यादा हैं एग्जाम निकालने के, और ऑप्शन में दे दिया कि 100% है, बिल्कुल श्योर है, सर्टिनिटी मतलब श्योर है, बिल्कुल डेफिनेटली 100% निकलेगा। गलत। तुमने कहा कल तो मेरा गेम होगा, कल मेरा स्पोर्ट्स है, और यहां पे बोल दिया 100% स्पोर्ट्स है, कल कल तो होगा ही होगा। गलत। पैसेज में अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो सिचुएशन दी होगी उसी सिचुएशन को ऑप्शन में लिखना है, और अगर कहीं पे ऑप्शन में ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स आ गए किसी भी ऑप्शन में, उसको कैंसिल कर देना है। तो ये होता है एक्सट्रीम वर्ड्स को हटाना। अच्छा, मैं तुम्हें इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देके बताता हूं। आई होप तुम्हें यहां तक क्लास समझ पे आ रही होगी, और अगर आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर करना। अब हमको बोला है इनमें से तुम सर्वे के अकॉर्डिंग, सर्वे के रिजल्ट से क्या चीज निकाल सकते हो, क्या कंक्लूजन तुम निकाल सकते हो सर्वे के रिजल्ट से। कोई सर्वे हुआ होगा। अब ये दो ऑप्शंस हैं, इस पे बोला है बहुत सारे जो व्यक्ति थे उन्होंने पार्टिसिपेशन किया इन मोस्ट ऑफ केजीबी इनिशिएटिव। तो वो जो सर्वे था उसमें जो केजीबी इनिशिएटिव हुए, कुछ हुआ होगा, उसमें से ज्यादातर लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। नीचे भी सेम वही बोला है, बट यहां पे बोला है कि सारे केजीबी इनिशिएटिव पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब देखो जरा, हमको पैसेज में बोला था, अभी मैंने एक सिचुएशन ली है दिखाने के लिए, हालांकि पैसेज हमारे पास नहीं है, बट एक सिचुएशन दिखाने के लिए ली है कि कैसे ऑप्शंस को हटाते हैं, कैसे ऑप्शन गलत होते हैं। पैसेज में लिखा था कि जितने भी हमने इनिशिएटिव लिए थे, या जितने भी इनिशिएटिव हुए थे, मान लो 10 इनिशिएटिव हुए होंगे, 10 काम हुए होंगे, तो लोगों ने 10 में से ज्यादातर में पार्टिसिपेशन किया। लेकिन यहां पे लिख दिया है 10 में से 10 में सब पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो ये ऑल आ गया है, गलत हो गया। कहीं नहीं बोला था कि सब में किया, लोगों ने, हमने बोला था पैसेज में कि ज्यादातर लोगों ने सभी इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया, लेकिन यहां पे बोल दिया कि जितने भी हुए थे 10 में से 10 पे सबने आप पार्टिसिपेट किया, ये गलत हो गया। तो ऐसे ऑप्शंस को हम हटा देते हैं। आई होप तुम्हें अब समझ पे आ गया होगा कि एक्सट्रीम में कभी भी सिचुएशन को नहीं ले जाते, तो एक्सट्रीम वर्ड किसी भी ऑप्शन में होता है उसको हटा देते हैं। नेक्स्ट आता है यूज मेजोरिटी अप्रोच। ये सारी के सारी अप्रोच बता रहा हूं भाई, कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, यूज मेजोरिटी अप्रोच का मतलब क्या होता है? देखो, बहुत बार हमको पैसेज में ऑप्शंस ऐसे दिए होते हैं, जैसे मान लो ये 4 ऑप्शन है और चारों के चारों बिल्कुल सही हैं, चारों के चारों बिल्कुल सही है, पैसेज में चारों के बारे में बात की गई थी। अब यहां पे कंफ्यूज हम हो जाते हैं, तुम बोलना मैं सही बोल रहा हूं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो चारों सही है, तो आंसर कौन सा हो? आंसर वो होगा जहां पे सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए होंगे पैसेज के। जैसे यहां पे मान लो 2 पॉइंट दिए हैं, यहां पे 1 दिया है, यहां पे 3 दिए हैं, और यहां पे दिए 5 पॉइंट, तो जिसपे सबसे ज्यादा पॉइंट इंक्लूड होंगे वही हमारा असली ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मेजॉरिटी अप्रोच, या इसी को हम ब्रॉड एंड नैरो अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। मतलब जिस ऑप्शन में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट होंगे इंक्लूड, वही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये तब यूज होता है, ये ऑप्शन तुम तब यूज करते हो जब सारे के सारे सही हो। तो तुम देखो ज्यादा सही कौन सा है, ज्यादा पॉइंट किस पे इंक्लूड हो रहे हैं। देखो, जैसे हमने बोला है पैसेज का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है, कि पैसेज में किसके बारे में बात की है। अब यहां पे तुम देखोगे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमने बोला मिलिट्री और सर्विस सोसाइटी, सिविल सोसाइटी जो होती है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है, मतलब सिविल सोसाइटी और मिलिट्री एक साथ काम करती है। हाँ, पैसेज में बिल्कुल बोला था एक साथ काम करती है, ठीक है। हमने बोला जो मिलिट्री की एस्टेब्लिशमेंट होती है वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होती है, मतलब सोसाइटी मिलिट्री को बनाती है, ये भी बिल्कुल सही बोला है पैसेज में, ये भी बोला है। लेकिन लास्ट वाले को पढ़ो, जो सोसाइटी होती है और जो मिलिट्री पॉलिसी होती है वो आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है, और ये बिल्कुल सही है। यहां पे हमने कहा था दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है, लेकिन ये नहीं बोला कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, केवल रिलेशनशिप बोला बस, जो कि सही बात थी लेकिन आधी बात थी। यहां पे हमने बोला कि सोसाइटी मिलिट्री को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, लेकिन ये नहीं बोला कि मिलिट्री भी सोसाइटी को प्रभावित करती है। तो यहां पे भी बात सही हुई लेकिन आधी बात हुई। लेकिन यहां पे हमने पूरी बात की कि चाहे सोसाइटी हो चाहे मिलिट्री हो, दोनों एक दूसरे को आपस में प्रभावित करती है, दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक बॉन्ड होता है, रिलेशनशिप होता है। तो यहां पे भी सही बात हुई, यहां पे भी सही बात हुई, आधी बात हुई, यहां पे पूरी बात हुई, तो हमारा सही आंसर हो गया। समझ पाया? तो जब सारे के सारे ऑप्शन सही हो तो तुम ये देखो ज्यादा बात किस में कही जा रही है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस अप्रोच को बोलते हैं मेजॉरिटी अप्रोच। अब तुम्हें आई थिंक समझ पे आ गया होगा, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अब आता है अंडरस्टैंड द टोन। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हारे आरसी में पूछे जाते हैं, ये तुम्हारे मेंस लेवल पे पूछे जाते हैं, टोन को पहचानना। अब इसमें क्या होता है, जैसे
ऑथर जब भी कोई आरसी देता है तो उस आरसी में उसकी एक टोन होती है, कहने का तरीका होता है, लहजा होता है। बहुत बार ऐसा होता है तुम्हें 2 ऑप्शन दिए हैं या 3-4 ऑप्शन दिए हैं और तुम्हें दोनों तीनों के तीनों बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, सेम ऑप्शन है, पर तुम्हें यह समझ पे आना चाहिए कि कौन से टोन इनमें से ऑथर की जो पूरा का पूरा पैसेज था उसके टोन से कौन सी टोन मैच कर रही है। ऑप्शन तीनों सेम है, बातें तीनों सेम में कही जा रही है, तीनों में सेम बातें हैं, लेकिन अब तुम्हें यहां पे देखना है कि पैसेज की टोन क्या थी और इनमें से सही टोन क्या कौन सी है, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पे बोला है इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो फर्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है इनमें से, ठीक है। अब तुम दोनों को पढ़ो, दोनों में सेम बात कही जा रही है, देखो दोनों में सेम बात। फॉर अ लॉन्ग टाइम वुमेन हैव बीन पार्ट ऑफ लेस प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बहुत लंबे समय से जो महिलाएं हैं उनको सोसाइटी में कम अधिकार मिलते हैं, थोड़ा हम डाउन रखते हैं उनको। यहां पे भी सेम बात बोल रहे हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम वुमेन वर केप्ट आउट ऑफ मेन स्ट्रीम पॉलिसीज। जो मेन नीतियां होती है उनसे वुमेन को साइड रखा जाता है, रेंडरिंग देम एज लेस प्रिविलेज्ड, उनको अधिकार कम मिलते हैं। दोनों में सेम बात है, सेम लैंग्वेज है, लेकिन अब हमको देखना है यहां पे कौन सा आंसर होगा। अब आंसर के लिए हम जाएंगे टोन में। टोन कैसी है, अब इसकी टोन तो है इंफॉर्मेटिव, देखो इंफॉर्मेशन टाइप की दे रहे हैं हम, एक टाइप से इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं कि भाई देखो जो महिलाएं हैं उनको सोसाइटी में कम प्रिविलेज मिलता है, ठीक है। लेकिन इस पे देखो इसके टोन है एक्यूजेटिव, हम एक टाइप से आरोप लगा रहे हैं। देखो इसकी थोड़ी देखो टोन देखो, फॉर अ लॉन्ग टाइम वुमेन वर केप्ट आउट ऑफ मेन स्ट्रीम पॉलिसी, उनको दूर रखा जाता है, तो एक टाइप से हम आरोप लगा रहे हैं अपने समाज पे कि उनको दूर रखा जाता है और उनको कम अधिकार इनको मिलता है, तो यहाँ पे एक्यूजेटिव टोन है। और जो हमारा पूरे का पूरा पैसेज था उसमें ऑथर ने एक्यूजेटिव टोन का ही यूज किया था, कहीं ना कहीं उसने आरोप ही लगाए थे कि हम महिलाओं को कम रखते हैं, इसलिए हमारा ये सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाए कैसे कर रहे हैं तुम, क्या जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं समझ पा रहे हो उस चीज को। मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, दोनों की लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, अब कौन सा आंसर होगा, तो तुम टोन में जाओ कि जो पैसेज था उसके टोन में हमने बात की थी एक्यूजेटिव, हम एक एक्यूज लगा रहे थे, आरोप लगा रहे थे, और यहां पे ये इंफॉर्मेटिव है ये एक्यूजेटिव है, तो ये ज्यादा बेटर आंसर बैठेगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं उनको दूर रखा जाता है, थोड़ा एक टाइप से एक्यूज कर रहे हैं और यहां पे नॉर्मल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ऐसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। इस क्लास को एक बार तुम फिर से रिवाइज करके देखोगे, मैं बोल रहा हूं ये क्लास अभी तक की सबसे बेस्ट मील का पत्थर साबित होगी तुम लोगों के लिए। नेक्स्ट आता है इन्फर एज लिटिल एज पॉसिबल, मतलब तुम अपने से बहुत ही कम अनुमान लगाया करो। देखो जैसे बहुत बार ऑथर क्या करता है, वो तुम्हें एक ऐसा पैसेज देता है जिसके बारे में तुमको बहुत नॉलेज होती है या आम लोगों को सबको नॉलेज होती है। जैसे उसने दे दिया पॉल्यूशन के बारे में, या मान लो उसने दे दिया क्रिकेट के बारे में। अब तुमको लगा अरे ये तो बहुत ईजी है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इस पे वो तुम्हारे साथ कैसा खेलता है वो सुनो। वो बहुत बार जब तुम्हें ऐसा कोई पैसेज देता है जिसके बारे में तुम जानते हो या जिसके बारे में तुम्हें ज्यादा एम्पल ऑफ नॉलेज होती है, तो वहां पे जब वो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उस पे वो एक ऐसा ऑप्शन डाल देगा जो उसने पैसेज पे नहीं कहा होगा लेकिन वो सच है। जैसे उसने क्रिकेट के बारे में बोला है, लेकिन उसने एक ऑप्शन दे दिया कि जो वाइड बॉल होती है उससे हमको एक एक्स्ट्रा रन मिलता है। सही बात है, हमको पता भाई क्रिकेट में वाइड बॉल डालोगे तो एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा, तो हम इसको टिक कर देते हैं। लेकिन पैसेज में उसने कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था वाइड बॉल का, तो हम अपनी मर्जी से हमने उसको लगा दिया कि हाँ भाई ये सही है। हमको पूछा कि इनमें से कौन सा सच है कौन सा सही है, तो वाइड बॉल से एक्स्ट्रा रन मिलता है, हमने इस पर टिक कर दिया। लेकिन पैसेज में तो कहीं कहा ही नहीं था कि वाइड बॉल से एक रन मिलता है एक्स्ट्रा, तो ये हमको पता तो था ये सच तो है, लेकिन पैसेज के अंदर नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये हमारा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि पैसेज में ये गिवन ही नहीं था, हालांकि सही है ये सही होता है लेकिन पैसेज में नहीं था, तो आंसर केवल उतना ही करना है जितना पैसेज में गिवन हो। अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कभी भी ऑप्शंस पे नहीं लगाई जाती है। समझ पा गया सबको, यहां तक क्लियर है भाई। जैसे अगर हम फुटबॉल की बात करें और तुमको पैसेज फुटबॉल में दिया है और वहां पे तुमको बोला है कि अगर कोई पेनल्टी के अंदर फाउल करता है तो डी के अंदर फाउल करता है तो पेनल्टी होती है, ये एक ऑप्शन में है, लेकिन तुम्हें यहां पे कहीं नहीं बोला, अपनी मर्जी से नहीं लगाओगे चाहे वो सही है। अब फिफ्थ आता है इनकरेक्ट लिंकेजेस। लिंकेज मतलब होता है कनेक्शन। इनकरेक्ट गलत कनेक्शन तुम कभी भी नहीं बिठाओगे, ऐसा भी एग्जामिनर तुम्हारे साथ बहुत बार खेलता है, मैं तुम्हें ऑप्शन के साथ समझाऊंगा। जैसे अब वो क्या करेगा, देखो मान लो तो उसने एक के बारे में बात की ए, और इसके बारे में बात की है पैसेज में, बी है बी के बारे में भी बात की है पैसेज में,
दोनों के बारे में पैसेज में बात की है, दोनों के दोनों सही है, ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोनों के बारे में बात की है। लेकिन अब वो दोनों का फालतू का कनेक्शन बना देगा। वो बोलेगा जो बी है वो ए के वजह से हुआ। अब ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन पैसेज में कहीं नहीं बोला कि बी ए की वजह से हुआ। समझ पा रहा है? जैसे मैंने बोला राम बहुत ही अच्छा लड़का है, श्याम बहुत ही अच्छा लड़का है, या श्याम की किसी ने मदद की। देखो, एक बोला राम बहुत ही अच्छा लड़का है या राम बहुत ही हेल्पफुल लड़का है। राम बहुत ही हेल्पफुल लड़का है हमने ये बोला, और दूसरे पे हमने बोला श्याम की मदद की गई, हेल्प्ड बाय समवन, श्याम की मदद की गई। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि राम ने श्याम की मदद की। हालांकि राम अच्छा लड़का है, मददगार लड़का है, और श्याम की भी किसी ने मदद की, लेकिन पैसेज में तो कहीं नहीं बोला कि राम ने श्याम की मदद की है। समझ पाया? तो दोनों का कनेक्शन थोड़े है, लेकिन वो ऑप्शन में तुम्हें फालतू का कनेक्शन दे देगा। दोनों बात सच है तो दोनों का कनेक्शन दे देगा कि ये इसकी वजह से हुआ। एग्जाम्पल के तौर में बताता हूं, जिससे बोल रहा है वो इनमें से कौन सा सच है। ठीक है, अब दोनों में उसने सेम ही बात की है, जैसे कि जो पॉजिटिव कल्चर होते हैं पूरी दुनिया में वो ज्यादा पॉजिटिव बातें करते हैं बजाय कि नेगेटिव बातों के। पॉजिटिव जो कल्चर होते हैं उनमें बातें पॉजिटिव होती है, इसलिए वो पॉजिटिव कल्चर होते हैं। ठीक है, यहां पे भी हमने यही बोला है कि जो वोकैबुलरी होती है किसी भी कल्चर की, किसी भी सोसाइटी की, उस पर पॉजिटिव वर्ड का जो प्रभाव पड़ता है वो वोकैबुलरी से पड़ता है। मतलब जैसे शब्द होंगे पॉजिटिव प्रभाव वैसे ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है, दोनों में एक ही बात है। लेकिन हमने कहीं भी ये नहीं कहा था कि वोकैबुलरी की वजह से फर्क पड़ता है। ये तो कहा था कि पॉजिटिव जो लैंग्वेज होती है वो पॉजिटिव इसलिए होती है क्योंकि शब्द पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वोकैबुलरी की वजह से पॉजिटिव होती है ये कहीं नहीं कहा। हालांकि वोकैबुलरी का पॉजिटिव वर्ड से कनेक्शन तो है, वर्ड्स वोकैबुलरी ही तो होती है, कनेक्शन तो है, लेकिन कहीं भी हमको दिया नहीं था ये कि वोकैबुलरी की वजह से पॉजिटिव होती है। समझ पाया? तो ये तो बात सही थी कि राम बहुत ही हेल्पफुल है और श्याम की भी किसी ने मदद की, लेकिन राम ने ही श्याम की मदद की, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन बी ए की वजह से हुआ, ऐसा कहीं कनेक्शन नहीं दिया। समझ पाया? तो कोई भी कल्चर होता है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि उसके शब्द पॉजिटिव होते हैं। कोई भी कल्चर होता है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि उसके शब्द पॉजिटिव होते हैं, लेकिन शब्द पॉजिटिव वोकैबुलरी की वजह से होते हैं ये कहीं नहीं कहा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो ऐसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। अब लास्ट जो है वो है कंपेयर एंड जस्टिफाई। देखो, अगर पैसेज में ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, जब तुम्हारी जितनी भी टेक्निक मैंने बताई है वो काम नहीं आती है, तो तब तुम कंपेयर एंड जस्टिफाई की टेक्निक को यूज करते हो। जब तुम्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई पूछ दिया गया जिसमें तुम्हारी कोई भी टेक्निक नहीं लग रही है, तो वहां पे तुम एक एक ऑप्शन को, जैसे मान लो 4 ऑप्शन है, तो एक एक ऑप्शन को तुम पढ़ोगे अच्छे से, उसको पैसेज में जाके कंपेयर करोगे और जस्टिफाई करोगे, आपस में इनको भी कंपेयर करोगे और उनको फिर आपस में जस्टिफाई करके एक बार कंफर्म करके तब आंसर करोगे। मतलब ये कोई टेक्निक नहीं है या ना कोई ट्रिक है, इसमें तुम्हें ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, पैसेज को फिर से जाना पड़ेगा, वहां पे कंफर्म करके तब जाके टिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे वो बहुत बार तुम्हें ऐसे देता है कि तुम्हें कोई एडजेक्टिव दे देगा, कोई एडजेक्टिव पे हिंट दे देगा, और वहां पे एडजेक्टिव जो होगा कनेक्शन वो उसका ज्यादा अच्छा नहीं होगा या ज्यादा बेटर नहीं बैठ रहा होगा, या कोई गलत एडजेक्टिव दे देगा, तो इससे तुम कंपेयर करके उसको एलिमिनेट करके तब आंसर कर सकते हो। तो ये थी मैंने सारी की सारी टेक्निक जो इतने सालों में डेवलप की है, जो मैंने पढ़ी है और जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अब बस तुम्हें इन चीजों को अपने आरसी में अप्लाई करना है और अच्छे से पढ़ना है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसी से डेडिकेटेड सेशन एक आरसी का या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेके आ जाऊं और उस पर फिर मैं तुम्हें टेक्निक लगा के दिखाऊं, तो तुम मुझे कमेंट करके पक्का बताना, मैं एक डेडिकेटेड सेशन इसके ऊपर लेके आ जाऊंगा। इससे पहले मैंने वोकैबुलरी के लिए बोला था, तो वोकैबुलरी का सेशन जैसे तुम्हारे आईबीपीएस पीओ का एग्जाम चल रहा है वो खत्म हो जाएंगे तो तुरंत हमारी वोकैब की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही छोटे छोटे क्रिस्पी लेकिन सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंपैक्टफुल सेशन मैं तुम्हारे लिए लाता रहूंगा। चलो अपना ख्याल रखो। मैं हमेशा बोलता हूं लाइफ में करते रहो मस्ती और थोड़ा आराम, पढ़ते रहो मेरे साथ, निकलेगा हर एग्जाम। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल।